एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और लास्ट चैप्टर में हमने न्यायिक जो प्रक्रिया है यानी 6 चैप्टर जो है हमारा उसके क्वेश्चन आंसर को देखा था और इसमें हम लोग सहकारिता को देखेंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट था और ये बहुत ज़्यादा हमारे खास करके बिहार में और गांव में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो हमें इस चैप्टर को तो नहीं देखेंगे, ये चैप्टर तो पढ़ा चुके हैं हम। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सहकारी समिति के सदस्य कौन होते हैं, वे मिलकर क्या करते हैं, इससे क्या लाभ होता है। तो आप देखोगे कि सहकारी जो समिति होती है ना, उसका जो सदस्य होता है, मैं पेन ले लेती हूँ 1 मिनट। सहकारी समिति का सदस्य कोई भी उत्पादक हो सकता है, यानी जो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का निर्माण कर रहा है, चाहे वो खाने की वस्तु हो, पढ़ने की वस्तु, यानी कोई भी बिजनेसमैन जो है कोई भी उत्पादन जो कर रहा है वो इसका सदस्य बन सकता है। जिन उत्पादकों के हितों के लिए समिति बनती है उन्हीं से जुड़े उत्पादक उस समिति के सदस्य बनते हैं। अब मान लो मैं एक मिल खोलूँगी तो वहाँ पे तो उत्पादन हो रहा है, मान लो कपड़े का या कॉपी का ही मिल है, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि जो उसके मेंबर होंगे जो चाहते हैं कि हमारी समिति या हमारा कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करे तो वही उसके सदस्य रहेंगे। जैसे यहाँ पे एक हमारे चैप्टर में दुग्ध उत्पादन का बात किया गया था, तो हम उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा से समझ में आएगा। तो जैसे दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में केवल दुग्ध उत्पादक ही सदस्य बन सकते। अब मान लो मेरा कॉपी का ये है और मैं सोना चांदी के जो लोग हैं उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं, उसमें जो एडवाइज़र है उसको रख ले, तो मेरा काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वही बात है, जो उस क्षेत्र से जुड़े हैं वैसे वही सदस्य बनेंगे। ये 10 सदस्य मिलकर अपने हितों व अपनी आर्थिक उन्नति के लिए मिलजुल कर प्रयास करते हैं। क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है तो सब मिलजुल कर प्रयास करते हैं कि कैसे वो मतलब उनकी कंपनी या उनके जो फैक्ट्री है वो प्रॉफिट में जाए और वो उनकी उन्नति के लिए काम करते हैं। इसमें लाभ यह होता है कि समिति के सदस्य शोषण, व्यर्थ और की परेशानी और अपने उत्पादन को बेचने के भागम भाग से बच जाते हैं, उनकी आर्थिक दशा सुधरने लगती है। अब देखो, जैसे अगर हम कोई प्रोडक्शन करते, मान लो कोई फैक्ट्री, मान लो मुझे जो कार्डबोर्ड की बैग आती है, पॉली बैग, ये सब मॉल वगैरह में, तो मुझे कागज़ का बैग बनाना, क्योंकि प्लास्टिक तो बैन हो रहा है, तो मैं इसकी अगर इंडस्ट्री बैठाना चाहूँ, फैक्ट्री बैठाना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगी, तो मुझे तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई अमीर आदमी मेरा शोषण नहीं कर ले कि भाई तुम अपना फैक्ट्री बंद कर लो, हम तुमको 5 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं। या फिर मान लो किसी से मैं लोन लेकर अगर फैक्ट्री स्टार्ट कर दूँ और बाद में वो मुझे टॉर्चर करने लगे, बोले कि ज़मीन तुम मेरे नाम लिख दो, वो मॉल मेरे नाम लिख दो या फैक्ट्री जो भी है, तो शोषण एक तरीके से वो मेरा कर सकता है अगर हम बाहर से पैसे ले। तो फिर कि व्यर्थ की परेशानी, मान लो उसमें कितना काम होता है ना, फैक्ट्री में हमें आदमी ढूंढने हैं, उसमें काम करवाना है, अपना प्रोडक्ट बनवाना है, फिर मार्केट में जाना है, देखना है कि कौन कौन से लोग वो ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको बेचने के लिए हमको बहुत भाग दौड़ करना होगा कि भाई आप हमसे ले लीजिए, हमसे ले लीजिए। तो बहुत सारे दिक्कतें होती है और इससे आर्थिक और मतलब इससे क्या है कि पैसे की भी कमी होती है। लेकिन अगर हम ये सब का मान लो 10 लोग हैं, यही लोग आपस में कुछ कुछ पैसे दें और उसी से अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करें, तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि तो सबका पैसा लगा है तो सब मिलकर उतनी मेहनत भी करेंगे। और मान लो हर 10 आदमी, अब अकेले आप कोई काम करो, 10 आदमी मिलके काम करो तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। और दूसरी बात, काम कम करना पड़ेगा। अब ऐसे आपको ही अकेले 10 जगह घूमना पड़ेगा कि मेरा सामान ले लो, ऐसे 10 आदमी तो सब एक एक जगह भी घूमेगा तो 10 जगह आपका सामान बिक जाएगा। तो ये सब फायदा होता है सहकारिता में। उसके बाद कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। सहकारी समितियां बनने से पहले इनमें संबंधित लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके बाद बनने के बाद ये कठिनाइयां कैसे दूर हो पाएं, ये हमें बताना है। तो आप देखो आंसर जो है हमारा,
क्या है कि आपस में मिलजुल कर समूह में एक समिति गठित कर कार्य व्यापार करने को सहकारिता करते हैं। मान लो मैं 10 दोस्त हूँ, 10 अपना अच्छे खासे पैसे वाले, तो सब लोग अपना 10-10 लाख 20-20 लाख मिलाएंगे और अच्छे से 1-2 करोड़ की हम लोग फैक्ट्री स्टार्ट कर देंगे। तो वही सहकारिता है। सहकारी समितियाँ बनने से पहले उनसे संबंधित उत्पादकों को अपना उत्पादन बेचने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाकर अपने ग्राहक ढूंढने पड़ते थे। मैंने कहा अगर मान लो ना कार्डबोर्ड वाली फैक्ट्री स्टार्ट करनी है या पेंसिल की, तो मुझे जाना होगा, दुकानदारों से बात करना होगा कि आप मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए ये वो। लेकिन अगर हम 10 दोस्त मिलके वो काम कर रहे हैं तो इस चीज़ पर तो सब काम करेंगे, क्योंकि पैसा तो सबका लगा और अपना पैसा तो कोई डूबना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि सब मिलकर ज़्यादा मेहनत करेंगे, साथ ही उन्हें उचित दाम भी नहीं मिल पाता। अगर हम तुरंत में जाते हैं ग्राहक ढूंढने दूर दूर इलाके में, मान लो मेरा 10 रुपये का चीज़ है और मुझे यहाँ से सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर ले जाना है, तो जितने का सामान नहीं उतना तो मेरा ट्रैवलिंग चार्ज लग जाएगा 50 रुपया, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मिलकर काम करते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिट देता है और उसका एक उचित दाम मिलता है कि हाँ भाई आपका प्रोडक्ट जैसे होता है ना, दूर जाना है, ऊपर से यहाँ से हम लेके चले भी गए, मान लो मेरा 50 रुपये का प्रोडक्ट और 50 रुपया मुझे मुजफ्फरपुर जाने में लगा, तो चलो ठीक है, फिर भी हमें उतना तो मिलेगा। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं सस्ता कर दीजिए, 10 रुपया कम कर दीजिए, तो आखिर सोचो आप तो माइनस में चले जाओगे। तो ऐसे में क्या होता है, ये सारी दिक्कतें होते लगती है। इस समितियों के बनने के बाद उनसे जुड़े उत्पादकों को अपने उत्पादक को एक जगह बेचने की सुविधा मिल जाती है, यह भी उचित मूल्य पर। अब वो ऐसे में क्या होता है कि आप एक ही जगह बेचोगे तो वो ज़्यादा, एक तो आप परेशानी से बचे, दूसरा आपकी जितनी मेहनत थी उतनी आपको पैसे भी मिल गई, तो ये ज़्यादा अच्छा आता है। दूसरा है कि उनसे ऋण लेने की सुविधा भी मिल जाती है। मान लो कोई बहुत अच्छी, हम 10 दोस्त हैं, ठीक है, मान लो 10-10 लाख मिला है तो 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ का कोई बिजनेस स्टार्ट किए, प्रॉफिट में जाने 1-2 साल हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉफिट पे जाएंगे। तो फिर आपस में जो मान लो सबको 10-10 लाख फिर से प्रॉफिट हो जाए, तो फिर हम लोग ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर 1-1 लाख या 50-50 हज़ार भी मिला के रख दिए तो 50 हज़ार तो हमारा एक्स्ट्रा रखा हुआ है कहीं पे। तो अगर किसी दोस्त को फिर ज़रूरत पड़े, उसका कोई काम हो या कुछ भी हो, तो वो 50 हज़ार तो उसको हम दे सकते हैं। तो ऐसे में अब देखो सबका अलग से मेहनत भी नहीं लगा, और किसी को कर्ज देना हो गया, कुछ देना हो तो वो हम उससे कर सकते हैं। मान लो वही दोस्त हमारी ही कंपनी के लिए एक और कुछ बनाना चाहता है या कुछ ऐड करना चाहता है, तो ऐसे में वो इसी से ऋण ले लेगा। तो एक तो वो मार्केट में ऋण लेने से बचेगा, क्योंकि मार्केट में आप देखोगे जितना पैसा नहीं उतना ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, बट आप ऐसे उसी टीम से ले लोगे तो ये आपको ये सब फायदे मिलते हैं, वही बात है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि अध्याय में जिन 3 सहकारी समितियों की बात की गई है उनमें से आप किस सहकारी समिति में सबसे अधिक उपयोगी मानते हैं और क्यों। तो आप देखोगे कि अध्याय में जो 3 कंपनी के बारे में बात की गई थी ना, सहकारिता कंपनी में, उसमें मैं अपनी राय दे रही हूँ कि पहला था दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति, जो सर्वाधिक उपयोगी जान पड़ता है। मुझे क्या है कि ये सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसी समिति के गठन से अच्छी गुणवत्ता का दूध उचित मूल्य पर शहरों में घर घर तक उपलब्ध हो जाता है। मान लो कि बहुत सारी सहकारी समितियाँ, लेकिन इसमें सबसे अच्छा हमें दुग्ध लगा था। क्योंकि एक तो दूध हर किसी की ज़रूरत है ना, दूध तो सबको चाहिए पीने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है ना कि एक शहर से, मतलब उसमें क्या था बुक में कि गांव के जितने भी ग्वाले थे वो सब एक जगह क्या कर रहे थे, जाके अपना दूध जमा कर रहे थे। सुधा भी अगर दूध देता तो वैसे ही देता है ना, सब लोग जिसके पास भी गाय भैंस है सब अपना अपना दूध बाल्टी में करके लाया, सुबह में वहाँ रख दिया। अब क्या है, एक मशीन आती है, वो क्या करता है, चेक करता है सबके बाल्टी में डाल के कि किसकी क्या गुणवत्ता है दूध की, मतलब किसमें प्रोटीन ज़्यादा है, कौन गाढ़ा दूध है, पतला दूध है, इस हिसाब से। और वो हैंड टू हैंड क्या करेगा कि पैसा दे देगा वो ग्वाले लोग जो आते हैं उन लोगों को, तो उनको तुरंत में उनका दूध बिक गया, उनको घर घर तो नहीं पहुंचाना पड़ा 1 लीटर और 2 लीटर, ये हो गया। उसके बाद वो सुधा क्या करती थी कि उसके बाद उसको सब दूध को आपस में मिलाकर और पैकेजिंग उसका करके फिर अलग अलग जगह पे पहुंचाती है। सुधा का दूध वैसे ही आता है ना डेयरी से, तो वो सबको पहुंच जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि जो ग्वाले हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो गाय पाल रहे हैं, उनको उनके दूध का दाम भी मिल गया, और जो फैक्ट्री है उसको भी प्रॉफिट हो गया, और जो दूध है वो हर घर में पहुंच भी गया, लोग हेल्दी दूध खा भी रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा है एक तरीके से देखें तो। दूसरा है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, दूसरा नहीं है,
नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन कि सहकारी समितियों के काम काज में कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं। आपके विचार में इन मुश्किलों को हल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। मान लीजिए आप मधुरापुर, ठीक है, एक जगह है, महिला दूध उत्पादन समिति के अध्यक्ष है। अपनी समिति को अच्छी तरह से चलाने के लिए आप उनमें से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए आप क्या क्या कोशिश करेंगे। चलो मान लेते हैं ये भी। तो यहाँ पे आंसर देख लोगे कि सहकारी समितियों के कामकाज में मुश्किलें तब आने लगती है जब उनमें स्वार्थी व्यक्ति प्रवेश कर जाता है ना। कोई भी कंपनी या कोई भी सरकार अच्छे से कार्य करती है, लेकिन जैसे ही उसमें सेल्फिश लोग घुस जाते हैं, स्वार्थी जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, तो वह व्यक्ति केवल अपने फ़ायदे के उद्देश्य से ही कार्य करने लगता है। वो चाहता है भले कंपनी लॉस में चल जाए, लेकिन हम कंपनी से कुछ पैसा चोरी कर लेते हैं, या फिर उल्टा सीधा मतलब करके हिसाब देते कि हाँ 10 लाख इधर जहाँ पे 5 लाख खर्चा हुआ वहाँ 7 लाख दिखा दिए, 2 लाख रख लिए। तो ये अगर स्वार्थी व्यक्ति आएंगे तो ये एक परेशानी हो सकती है। इससे जो लाभ सबको मिलना चाहिए वह कुछ लोगों को ही प्राप्त हो पाता है। मान लो आप 2 लाख का घोटाला किए, अब 2 व्यक्ति को पता चल गया था, बोल गया अच्छा ठीक है 1 लाख तुम रख लो, 1 लाख हम। मतलब क्या है कि फिर ऐसे कुछ ही लोग फायदे में रहते हैं और बाकी ओवरऑल कंपनी डूबने लगती है। जब दूसरी सदस्य इसका विरोध करते हैं तो आपसी झगड़े शुरू हो जाते हैं और तब समिति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। मान लो कि कोई बोला कि नहीं भाई तो चीटिंग है, जब उसको 2 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है, हम लोग भी उतना ही पैसा लगाए थे तो हमको भी मिलना चाहिए, फिर आपस में झगड़ा हो जाएगा। अब बोलेंगे जो हमको तुम्हारे साथ काम नहीं करना, समिति टूट जाएगा। तो ये तो किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो यही हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इस बुक का बस लास्ट चैप्टर बचा है, यहाँ देख लो। तो ये नेक्स्ट वीडियो मैं अभी मतलब कल ही अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।